यस एवरीबडी, क्या हाल चाल आप सभी के। सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप नंबर 2 के टैक्स लॉ के यहाँ से जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है और इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम लोग इसमें जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या सिलेबस है, चैप्टर है, उसको पहले थोड़ा सा एक बार थॉरो आइडिया लेकर उसका और उसके सीधे क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। टैक्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है वो आ रहा है राइटिंग प्रैक्टिस, हाउ टू अटेंड क्वेश्चन। जो वो लेक्चर देख रहा है, समझ रहा है, तब उसको सब पता है कि किस तरह से उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जब वो क्वेश्चन करने बैठता है, दैट इज राइटिंग ऑफ क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा बहुत इश्यू क्रिएट हो रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का जो अपना टॉपिक रख रहे हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको एकदम ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा दे देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में हम जब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली जो शुरू होता है वो होता है अलावेंसेस से। कहां से शुरू होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है बेसिक सैलरी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है? बेसिक सैलरी। तो ये जो चार्ट बनता है इसका या फिर इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बेसिक सैलरी। क्वेश्चन में आपको सैलरी दे रखी होगी, यूजुअली सैलरी मंथली दे रखी होती है, तो जितनी सैलरी आपको दे रखी है बिना कुछ सोचे समझे उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 12 से, तो आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी। दैट्स इट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट आंसर का फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे अलावेंसेस या होते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। सैलरी में बेसिकली हमें दो चीजें डिस्कस करनी होती है, एक तो होता है अलावेंसेस और दूसरा होता है परक्विजिट। अब अगर बात करें अलावेंसेस की, अलावेंस वर्ड का मतलब होता है कि आपको कुछ भी अगर कैश में दे रहा है कौन? एम्प्लॉयर। आप एक एम्प्लॉय हो और आपको कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट कैश में पर मंथ दे रहा हो तो उसे अलावेंस कहते हैं। हमारे यहाँ पे अलावेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, यानी कि जो सैलरी में जो आपको पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल। दूसरे नंबर पे पहला कौन सा है? फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस। दूसरा कौन सा है? पार्टली टैक्सेबल अलावेंस। ठीक है। और तीसरा है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलावेंस। आप लोग एकदम अपने आंख का नाक गला खोल के सुनना कि फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस वर्ड का मतलब होता है कि वो अलावेंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। जैसे फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस कुछ कुछ होते हैं, वो मैं आपको एक बार नाम से बता देता हूं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस में सबसे पहले होता है बोनस। बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस। बोनस के अलावा होता है कमीशन। कमीशन इज फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस। ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब जो आपको पैसा मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। जितनी आपको इनकम है उसके ऊपर पूरे के पूरे को ऊपर आपको टैक्स देना है। तो ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर लिखे हुए हैं तो एज इट इज नोट डाउन कर लो, सीधा अमाउंट और फिगर आप आंसर के फर्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हो। बेसिक सैलरी पूरी लिखनी है, बोनस पूरा लिखना है, कमीशन पूरा लिखना है आंसर में। कमीशन के बाद में अगर हम आगे बढ़े तो डियरनेस अलावेंस नाम से होता है, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन से उठा के लिखना है। डियरनेस अलावेंस के बाद में, अच्छा मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले बता देता हूं, इससे रिलेटेड जो आपका बेसिकली इससे रिलेटेड जो आपका पीडीएफ है, मैं इसके लिंक में ड्राइव में इसके मैं डलवा दूंगा। आप इसी यूट्यूब की, अगर आप जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां से आप क्लिक करोगे तो आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। जो कंटेंट से अभी मैं पढ़ाने वाला हूं तो आप उस कंटेंट को अपने साथ में रखते हुए उसको यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है। डियरनेस अलावेंस के बाद में एंटरटेनमेंट अलावेंस जब भी लिखा हुआ हो तो ध्यान रखना पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर कभी क्वेश्चन में नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस लिखा हुआ हो तो भी वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस। ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस के बाद में बेसिक सैलरी हो गई, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, एंटरटेनमेंट। फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस लिखा हुआ हो तो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस। मैं आपको फॉर्मेट साथ साथ बता रहा हूं और साथ साथ आपको चीजें समझा भी रहा हूं। ये सब चीजें क्या है? फुल्ली टैक्सेबल होती है, ये सारी आपने ली। इसके अलावा वो अलावेंस जो हम अगर पार्टली टैक्सेबल या फुल्ली एग्जेम्प्ट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। सपोज कीजिए लंच अलावेंस कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है तो लंच अलावेंस क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लंच अलावेंस के बजाय टिफिन अलावेंस नाम लिखा हुआ हो तो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारे फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। यहाँ पे टैक्सेबल का मतलब है आप सैलरी में सब ऐड करते जाए, टोटल सैलरी में टोटल जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपको यहाँ से
उठानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं डिस्कस करता हूं फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस के बारे में हम 2025 में जब पढ़ रहे होते हैं तो एक बात गौर से सुन लीजिएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस वो अलाउंस होते हैं जो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले सारे अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले सारे अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। यही अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यूएनओ के मेंबर्स वगैरह को मिलने वाले सारे अलाउंस भी क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस में कौन कौन से हो गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले अलाउंस और यूएनओ के मेंबर्स एम्प्लॉय को मिलने वाले अलाउंस, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टली टैक्सेबल की। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे, तो जैसे ही आपको अलाउंस मिला, ठीक है, उसका एक पार्ट तो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपको अलाउंस मिला उसका एक पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट उसका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुद्दे की गहराई को समझने की कोशिश करना, बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। जितना अलाउंस आपको मिला है, जितना अलाउंस आपको मिला है उसमें से एक पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको हटा दो। जो टैक्सेबल अलाउंस है वो आपको इस लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, टैक्सेबल अलाउंस लिख दिया जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जो है, एग्जांपल समझो या फिर इसको चाहो तो भले पॉज कर करके साथ साथ लिख भी सकते हो, तो आपको क्वेश्चन करते टाइम ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कितने तरह के हो गए, दो तरह के। पहला कौन सा, पहला पार्टली टैक्सेबल अलाउंस बेसिकली दो तरह के हो गए। पहला कौन सा, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड लिमिट, बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड लिमिट। अब मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर की। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिसमें से जितना पैसा आपको मिला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 यूनिफॉर्म अलाउंस। कभी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्म अलाउंस और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000 रुपए यूनिफॉर्म के मिले, उसमें से 3,000 रुपीज आपने खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिया। तो मैंने क्या बोला, कौन से वाले अलाउंस है, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर। मिला कितना, 5,000, खर्च कितना कर दिया, 3,000, टैक्सेबल हो गया 2,000। मींस टू से आपको इसी लिस्ट में, आपको इसी लिस्ट में यहीं पे अलाउंस के नीचे नीचे लिखना है। सपोज करो यूनिफॉर्म अलाउंस की बात अभी चल रही है, तो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मिला कितना, तो आपने लिख दिया रिसीव्ड 5,000 रुपए। उसमें से क्वेश्चन में लिखा है खर्च हो गया, दैट इज एक्सपेंस्ड। कितने रुपए एक्सपेंस्ड हो गए, 3,000 रुपए। तो बच कितने गए, 2,000 रुपए। तो 2,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद, यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद हम अगर आगे बढ़े तो इसका दूसरा नाम होता है, एक और वर्ड होता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस वर्ड का मतलब होता है डेली एक्सपेंसेस को करने के लिए, है ना। आप कभी कंपनी से टूर पे गए हो तो वहां पे आपके जो खर्चे वगैरह होते हैं वो डेली अलाउंस में कवर होता है, ठीक है। या उसके अलावा एक वर्ड होता है कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस का मतलब जैसे आप कंपनी के किसी काम से गए हो तो आने जाने का जो खर्चा होता है उसको कन्वेंस अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। तो डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी सेम है, ठीक है। वो भी सीधे सीधे इधर आ जाएंगे और क्योंकि बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर की लिस्ट में है तो सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को बॉर्न करने के लिए, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को बॉर्न करने के लिए आपको अलाउंस मिला 3,000 रुपए, लेकिन आपके 2,000 का खर्चा हुआ, तो 3,000 मिला, 2,000 का खर्चा हुआ, रिमेनिंग 1,000 रुपीज क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मीन्स टू से यहां पर भी आपका जो है, यहां पर भी आपका जो है वो इसी तरह का ही बनेगा, रिसीव्ड एंड एक्सपेंस्ड, ठीक है। रिसीव्ड एंड एक्सपेंस्ड, इसी तरह से आपका ये वाला बनेगा डेली अलाउंस। तो डेली अलाउंस इसमें कौन कौन से अलाउंस होते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर में, हमने अभी देखा। इसमें बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर में एक तो यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, डेली अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, रिसर्च अलाउंस होता है, ठीक है, एकेडमिक अलाउंस होता है, ठीक है। और एक जो सबसे खतरनाक होता है दैट इज ट्रांसफर अलाउंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर अलाउंस, तो जब कभी आपका कभी ट्रांसफर हो गया तो ये सब जो चीजें है ना मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है, उसका भी मैं आपको पीडीएफ इसी ड्राइव में डाल दूंगा। तो अगर आप वहां से देखोगे तो भी आपको वो नोट्स आप प्रिंट आउट लेकर फिर इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सिर्फ टिकिंग करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको देख के और सीधा सामने आंसर देखना रहेगा, तो आपके लिए भी थोड़ा सा ही आसान हो जाएगा।
ट्रांसफर अलाउंस वर्ड का मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जैसे आपका ट्रांसफर हो गया तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब आप शिफ्ट हो रहे होते हैं तो एक जगह से, सपोज कीजिए आपका दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हो गया, तो दिल्ली से उठे मुंबई गए, दिल्ली में आने जाने का, दिल्ली में सामान शिफ्ट करने का जो खर्चा हुआ है वो कंपनी बियर करती है, क्योंकि आपका ट्रांसफर कंपनी ने किया है। तो कंपनी जब ट्रांसफर का खर्चा बियर करती है तो जो उस टाइम जो अलाउंस आपको मिलता है ट्रांसफर अलाउंस होता है, वो एक लमसम अमाउंट हो सकता है या आपके एक्सपेंसेस के इक्विवेलेंट अमाउंट हो सकता है। सपोज कीजिए आपको लमसम अमाउंट मिला, उसमें से जितना आपने एक्सपेंस किया, तो अगेन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब क्या हो गया? जितना आपने एक्सपेंस किया है, जितना आपने खर्च किया है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो इसका मैंने क्या नाम रखा? इसका मैंने क्या नाम रखा? ट्रांसफर अलाउंस। तो यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, ट्रांसफर अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस, ये सारे कौन से खर्चे हैं? जो बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर है। अब बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर के बाद में अगला आता है बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड लिमिट। बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड लिमिट वर्ड का क्या मतलब होता है? जो किसी स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो और ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाए। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड लिमिट का मतलब है किसी स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो। जैसे आपको जो पीडीएफ मैंने बता रखा है, आपको मैं पीडीएफ इसमें जो मैं दे रहा हूं, उस पीडीएफ पे बहुत सारे अलाउंसेस के नाम लिखे हैं, लेकिन हमारे लिए काम के कौन से? सिर्फ 6 अलाउंस काम के। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, आप टिक लगाते जाओ उस वहां पे, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद में ट्राइबल एरिया अलाउंस, उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, चिल्ड्रन हॉस्टल हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया, एक है अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, और एक अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बजाय वो वहां पे नाम लिखा होगा या तो स्पेसिफाइड अलाउंस या अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, बोथ आर द सेम। और एक होता है ट्रांसफर अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखो दो अलग अलग वर्ड है, एक तो है अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ये एक अलग वर्ड है, इसको अलग से टिक लगाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई, और दूसरा वाला जो है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, है ना। अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस वर्ड का क्या मतलब होता है, इसको अच्छे से समझना। आप अपने घर से, ठीक है, आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो घर से ऑफिस गए और ऑफिस से घर आ गए। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, घर से ऑफिस गए और ऑफिस से घर आ गए। इस अलाउंस को कौन सा नाम दिया मैंने? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब जो लोग बस, रेल, ट्रेन या ट्रांसपोर्ट कंपनीज में जो जॉब कर रहे होते हैं, उसका मैंने क्या नाम रखा? अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। तो ये दोनों डिफरेंशिएटेड करके आपको ध्यान में रखने, डिफरेंशिएटेड करके आपको ध्यान में रखने, और ये दोनों अलग अलग अलाउंस। मैं अभी सारे अलाउंस अभी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा क्वेश्चन करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लिखा, मैं दो बताऊंगा, बाकी आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लिखा हुआ है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, अप टू 2 चिल्ड्रन, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है 300 रुपए पर मंथ, ठीक है, और ये 2 बच्चों के लिए मिल रहा है और 12 महीने के लिए मिल रहा है, तो ये तो क्या हो गया? रिसीव्ड, ठीक है। मैंने बोला स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, इस बात का मतलब हुआ कि एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा? अब जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो 100 रुपीज पर मंथ 2 इंटू 12, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। 3 दूनी 6 इंटू 2 12, 7200 रुपए, 100 इंटू 2 12, 2400 रुपए। तो 7200 में से 2400 गए तो बच गए कितने? तो ये 800 और ये 400, ये इतने रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इस तरह से आपको ये वाला अलाउंस भी इधर लिस्ट के अंदर आ जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पार्टली टैक्सेबल है, तो जितना पार्ट टैक्सेबल है वो यहां पे लिखना है। सपोज कीजिए अगला आता है अंडरग्राउंड अलाउंस, और वो है 800 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट। तो क्या करना है? देखो क्वेश्चन में अगर आपको बोल रखा है कि 1200 रुपए मिला, 800 एग्जेम्प्ट है, 400 टैक्सेबल हो गया, ठीक है। जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है, सपोज कीजिए क्वेश्चन में लिखा है 500 मिला, एग्जेम्प्ट 200 है ना, तो 300 टैक्सेबल हो जाएगा। मीन्स टू से जितना एग्जेम्प्ट है उसके बाद जो बच जाता है वो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगला क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हॉस्टल
अलावेंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो गया, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस हो गया, ठीक है, और ट्राइबल एरिया अलावेंस हो गया, मैं लिख रहा हूं वहां पे ना, ट्राइबल एरिया अलावेंस हो गया, ठीक है, ट्राइबल एरिया अलावेंस, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलावेंस के बाद में अंडरग्राउंड अलावेंस हो गया, अंडरग्राउंड अलावेंस, ठीक है। अंडरग्राउंड अलावेंस के बाद में, अंडरग्राउंड अलावेंस के बाद में आपका ट्राइबल एरिया, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, अंडर ट्राइबल एरिया, अंडरग्राउंड, है ना। ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ट्रांसपोर्ट अलावेंस का जो एग्जेम्पशन है ना, ट्रांसपोर्ट अलावेंस का जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ डेफ, डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप लोगों के लिए बचा है, बाकी के लिए फुल्ली टैक्सेबल हो गया ये। अगर कोई पर्सन डेफ है, डम्ब है ना, गूंगा है, बहरा है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उसके लिए 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है, इससे ज्यादा वाला टैक्सेबल है। सपोज कीजिए 5000 पर मंथ मिल रहा है, 3200 एग्जेम्प्ट हो गया, 1800 टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट। मीन्स टू से अगर कोई नॉर्मल पर्सन को अगर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का, ऑफिस टू रेजिडेंस, रेजिडेंस टू ऑफिस का, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम क्लैरिटी के साथ मैं बहुत शॉर्ट में स्पीडली आपको बता रहा हूं, चैप्टर पूरा ऐसे करके हम लोग खत्म कर देंगे, फिर फटाफट से इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बाद में, ट्रांसपोर्ट अलावेंस के बाद में अगला आता है आपका अलावेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, अलावेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ऐसे एम्प्लॉयज जो कहां काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज जो कहां काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए वहां पे पता है लिमिट क्या है, 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लेस, 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। तो सपोज कीजिए आपको 12,000 मिला है, ठीक है, तो 12,000 का 70% होता है 12 इंटू 7 8400, तो 8400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा पर मंथ, ध्यान रखना, ठीक है। या अब 84,000 और 10,000 में कम कौन है, 8400, तो 8400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मींस ऐसा ही है ये, ठीक है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा। दीज आर अलाउंसेस। अब एक सबसे स्पेसिफिक पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस जो है उसका एक छोटा सा सिस्टम है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। लीस्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस का अगर मैं क्वेश्चन में नाम आए तो ध्यान रखना, आपको वर्किंग नोट बनाना ही है। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, और इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है 3 चीजें, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड, सबसे पहले क्या बोल रखा है, एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरे नंबर पे बोल रखा है रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। और थर्ड नंबर पे लिखा है 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर सिटी, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन सबके केस में ये कितना हो जाएगा, 50% ऑफ सैलरी। और ध्यान रखना यहां पर सैलरी वर्ड का जो मीनिंग है वो है बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन अगर परसेंटेज बेसिस वाला है तो, ठीक है। ये तीनों मिला के सैलरी बन गई। इस सैलरी का 50% या 50%, सैलरी का 40% या 50%, यानी कि सैलरी का 40% यहाँ पे कब लिखना है, जब अदर सिटी हो, जोधपुर, जयपुर, है ना, बेंगलुरु, लखनऊ, है ना, लुधियाना, चंडीगढ़, कोई सी भी, ठीक है। और 50% ऑफ सैलरी कब लिखना है, जब दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई में से किसी एक शहर में हो तो 50% ऑफ सैलरी लिखना है। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना आपने रेंट पे किया है, जो आपने रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या, ये वाला सैलरी का जो मतलब है ये माइनस कर देना रहेगा। और एक्चुअल रिसीव जो आपको एचआरए मिला है, इन तीनों में जो सबसे कम होगा, ध्यान रखना, वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट हो गया, एग्जेम्प्ट यहां पे निकल गया। और एचआरए आपको मिला कितना है वो यहां पे लिख दो, एक्चुअल रिसीव एचआरए मिला इतना, और यहां पे लिखना है आपको एग्जेम्प्टेड। और एग्जेम्प्टेड कहां से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमने वो निकाला है, उसमें से डिफरेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सारे अलाउंसेस, मैं टाइम देख रहा हूं 19 मिनट में कंप्लीट कर लिए, राइट। 19 मिनट में हमने थॉरो रीडिंग लगा के सारे अलाउंसेस पर कंप्लीट कर लिए। अब मैं परक्विजिट की बात करूं तो अलग अलग तरह के परक्विजिट्स हैं। सबसे पहला परक्विजिट जो मैं समझता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट जो मैं समझता हूं वो कौन सा है, एजुकेशन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी।
तो एजुकेशन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी में दो अलग अलग बातें। एजुकेशन परक्विजिट का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा, जो कैश में नहीं मिला वो परक्विजिट, जो कैश में नहीं मिला वो क्या हो गया, परक्विजिट। तो परक्विजिट के केस में जैसे आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिली, एजुकेशन फैसिलिटी किसको मिलेगी, किसी भी एम्प्लॉय के बच्चों को, कंपनी या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैसिलिटी देती है उसको एजुकेशन फैसिलिटी कहते हैं। अब एजुकेशन फैसिलिटी की खास बात या इंपॉर्टेंट बात क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी की, एक सेकंड रुकना, एजुकेशन फैसिलिटी की खास बात या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि या तो एम्प्लॉयर अपने ही स्कूल में दिलवाएगा बच्चों को एजुकेशन, या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की बच्चों में, एम्प्लॉय के बच्चों की स्कूल में या तो एम्प्लॉयर अपनी ही स्कूल में दिलाएगा या फिर एम्प्लॉयर किसी और स्कूल में आपको ये फैसिलिटी दिलाएगा। तो इन दोनों केस में एम्प्लॉयर का जो खर्चा हो रहा है वो आपके लिए परक्विजिट। अच्छा, परक्विजिट का एक कॉमन फिनोमेना क्या है, जितना खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉई के लिए, जितना खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉई के लिए क्या बन जाता है, परक्विजिट बन जाता है। सपोज करो, मान के चलो कि एम्प्लॉयर ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए 15,000 रुपए साल का खर्चा किया, तो जो एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी में आपके लिए 15,000 रुपए सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसे सीधा 15,000 लिख देना है, ठीक है। साइमल्टेनियसली मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी अगर आप नोट्स में जाके देखोगे तो मेडिकल फैसिलिटी के दो हिस्से कर रखे हैं, मेडिकल फैसिलिटी के दो हिस्से कर रखे हैं, एक तो इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूव्ड वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर इस तरह से कोई भी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए एग्जेम्प्ट ही रहेगी। लेकिन यही मेडिकल फैसिलिटी जनरल प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है तो 15,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट था, आजकल तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है वो। और अगर आउटसाइड इंडिया में मिल रहा है तो आरबीआई की लिमिट के बराबर एग्जेम्प्ट होता है, आरबीआई की लिमिट से ज्यादा अगर आपको आउटसाइड इंडिया में कोई भी पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आप जब वहां पे जाके देखोगे मेरे नोट्स के अंदर तो आपको ये भी अच्छे से क्लिक हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन वर्ड का बेसिक में मतलब होता है कि आपको एचआरए देने के बजाय घर खुद दे दिया, राइट। आपको एचआरए देने की बजाय आपको घर खुद दे दिया, और अगर एचआरए देने की बजाय जब आपको अगर घर खुद मिल रहा है, एक्सक्लूसिवली आपको हाउस होम मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रेंट फ्री अकोमोडेशन, ऐसी कंडीशन में रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है वो टैक्सेबल होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन के दो हिस्से हैं, या तो मकान किसका होगा, कंपनी का, या फिर मकान किसका होगा, या तो मकान किसका होगा, कंपनी का या एम्प्लॉयर का खुद का, या फिर कंपनी ने किराए पर लेकर आपको दिया है। अगर मकान कंपनी का यानी कि एम्प्लॉयर का खुद का है तो पॉपुलेशन के हिसाब से चेक करना रहेगा, जिसमें पॉपुलेशन की 3 लिमिट दे रखी है, वो लिमिट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मकान एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दिया है तो जितना किराया एम्प्लॉयर ने दिया है वही किराया एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15% ऑफ सैलरी। यहां पर मुद्दा यह है कि जितना रेंट फ्री अकोमोडेशन, जितना किराया एम्प्लॉयर ने अपने मकान को किराए में लेने के लिए दिया है, जितना किराया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए मकान लेने के लिए कहीं पर भी दिया है, वो किराया और आइदर वो रेंट और क्या बोला मैंने, आइदर वो रेंट और 15% of salary, whichever is less will be taxable under the head income from salary with the nomenclature rent free accommodation। अगर आपको कोई फर्नीचर प्रोवाइड किया है तो ध्यान रहे फर्नीचर की कॉस्टिंग का 10% आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कार अगर आपको दी है तो कार का एक बड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है, अगर जब हम कार फैसिलिटी करेंगे तो मैं आपको कार फैसिलिटी का पूरा एक चार्ट फिर से यहां पे बना के बता दूंगा। इस तरह से टोटल सैलरी कैलकुलेट करके नीचे लिख दिया जाता है टोटल सैलरी, और वो जो टोटल सैलरी आपको दी गई है उसमें से लेस हो जाएगा 3 चीजें। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल टैक्स इन केस आपने कुछ दिया है तो, और थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स है 50,000 रुपए। ये तीनों चीजें लेस कर देंगे, आपकी नेट सैलरी आ जाएगी और यही नेट सैलरी आपके लिए टैक्सेबल मान ली जाएगी। विद दिस आई कंक्लूड दिस इंट्रोडक्शन। अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो किसका दे रखा है ना, ये आपको मैंने पीडीएफ डाल रहा हूं मैं, पीडीएफ आप उसमें से देख लीजिएगा। मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, बेसिक पे 40,000, डीएनएस अलाउंस 6,000, कमीशन 50,000,
मोटर कार 1500, हाउस रेंट अलाउंस, देखिए हाउस रेंट अलाउंस आ गया, मतलब क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस का डिस्कशन करना रहेगा, 15,000 पर मंथ। फाइंड आउट दी, यस फाइंड आउट दी HRA एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन टू मिस्टर राजकुमार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ HRA का एग्जेम्पशन निकालना है। अज्यूमिंग दैट राजकुमार ने 16,000 रुपए पर मंथ रेंट पे किया है कानपुर के अंदर, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ किसका है, HRA का। और जब हम कभी HRA का अमाउंट निकालना होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या करना होगा आपको, सबसे पहले लिखना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। इन तीनों में से जो सबसे कम हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट बोला इन्होंने एक्चुअल रिसीव्ड, सेकंड बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड बोला 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि कानपुर है ना इसलिए 40% ऑफ सैलरी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सैलरी वर्ड का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए तभी लेना है जब आगे लिख रखा हो इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूं, इफ नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हुआ है तो डीए को यहां पर नहीं लेना है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये मानना है कि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, एंड प्लस कमीशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं वापस जाके, क्या बोला बेसिक पे कितना है 40,000 पर मंथ, तो मैं 40,000 ना लिख के 12 इंटू 40,000 4,80,000 रुपए पर एनम का लिख रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पे 40 लिखा है, 40 इंटू 12 करेंगे 4,80,000 हो जाएगा। तो हमने लिया ये डीएनएस अलाउंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, राइट कुछ नहीं लिखा है, तो मैं क्या मान रहा हूं कि डीए जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। कितना दे रखा है 6,000, तो 6,000 के हिसाब से हो जाता है 72,000 पर एनम। क्या कमीशन का कुछ दे रखा है क्या, पर एनम का कमीशन दे रखा है, परसेंटेज बेसिस वाला हो तो लेना है, कमीशन के ब्रैकेट में कमीशन लिखा हो कि टर्नओवर का इतना परसेंट है तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना होता है, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो 4,80,000 और 4,80,000 एंड कहां गया, अब 72,000, तो ऐड कर लेते हैं इसको 480 और 72, ठीक है 0 0 0 2 8 7 15 1 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 5,52,000, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हेलो हाँ सर, यस तो 5,52,000 हो गया। तो अब यहां पे मुझे आपको देखना होगा एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए कितना है 15,000 पर मंथ, तो मैंने लिखा 15,000 इंटू 12 1,80,000 मेरा एक फिगर आ गया, ठीक है एक्चुअल रिसीव्ड वाला। रेंट पेड कितना है, क्वेश्चन में कितना रेंट पे किया है वो देखना होगा, 16,000 का रेंट पे किया है, ठीक है 16,000 का रेंट पे किया है, 16,000 इंटू 12 1,92,000, 16,000 इंटू 12 1,92,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 5,52,000 है, तो 10% हो जाएगा 52,200, ठीक है तो 55,200, ठीक है। तो क्या होगा 1,92,000 माइनस 55,200 इक्वल्स टू 1,36,800, सेकेंड वाला फिगर आ गया 1,36,800 मेरा सेकंड वाला फिगर आ गया। एंड थर्ड इज 40% ऑफ सैलरी, अगर मैं 5,52,000 का 40% करता हूं तो इट कम्स टू 228,000, ठीक है। अभी तीन फिगर आ गए मेरे पास में, इन तीनों में से कम कौन, तो भाई साहब इन तीनों में से कम है 1,36,800। आपको एचआरए मिला कितना, आपको एचआरए रोकड़ा कैश मिला कितना, तो आपने लिखा एचआरए मिला मुझे 1,80,000 का, ठीक है उसमें से लेस हो जाएगा 1,36,800 बिकॉज दिस इज मिनिमम, है ना। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ये तो हो गया हमारा एग्जेम्प्ट और ये हो गया हमारा टैक्सेबल। तो अब जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा
टैक्सेबल, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया हमारा 1,80,000 माइनस 1,36,800 दैट इज 43,200 विल बी आवर आंसर। 43,000 ओहो, ठीक है, अब पूरा दिख रहा है, आराम से देख लीजिएगा आप। 43,200 विल बी आवर आंसर। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना होगा चीजों को, मतलब कि क्लैरिफाई करना होगा, चीजों को समझना होगा कि एचआरए के डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारी सीरीज में 15 क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में मैं डेली हर लेक्चर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एज दी टाइम शेड्यूलिंग मैं वो करता रहूंगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर।